नमस्कार, द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के प्रति अंग्रेजों की जो नीतियां रहीं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चाहे वो प्रशासनिक नीतियां हों, चाहे वो भू राजस्व से जुड़ी हुई नीतियां हों, जैसा कि आपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा होगा, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा होगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा होगा। इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय समाज और संस्कृति को लेकर के अंग्रेजों का रवैया किस तरीके का रहा, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और देसी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की नीति या फिर भारत में ब्रिटिश विदेश नीति किस तरीके की रही, इन सभी पर हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों के बारे में। और जब भी प्रशासनिक नीतियों की बात होती है तो उसमें अंग्रेजों की जो मोस्ट फेमस पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। तो बांटो और राज करो की नीति, इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने किस तरीके से किया। जो भी भारतीय शासक हुआ करते थे, उनको उनकी प्रजा के विरुद्ध भड़काने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया। एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध भड़काने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और खास करके भारतीय समाज के दो प्रमुख समुदाय जो थे, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों को भी इन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने के जो भी प्रयास हो सकते थे, वो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा किए गए। 1857 के विद्रोह के बाद आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने मुसलमानों का जो खास करके शिक्षित वर्ग था, जिसको आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, उसका प्रयोग भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे उभर रही थी, उस राष्ट्रवाद के उदय को रोकने में भी किया। शिक्षित भारतीयों के प्रति अंग्रेजों ने द्वेष का रवैया अपनाया। और ये द्वेष किस कारण था? जो भी एजुकेटेड इंडियन थे, उनके प्रति अंग्रेज जो थे वो अच्छा रवैया नहीं रखते थे, उनके प्रति हमेशा द्वेष भावना रखते थे, घृणा की भावना रखते थे। और इस घृणा की भावना के पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटेन की जो शोषणकारी नीतियां थी, उनको उजागर करने का काम किया। और इसके साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय का जो प्रशासन था, उस प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग भी इन शिक्षित भारतीयों के द्वारा की गई। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था इन शिक्षित भारतीयों के प्रति, वो बहुत ज्यादा सही नहीं था। जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण, ब्रिटिश सरकार का जो जमींदार थे, भारतीय जमींदार थे, उनके प्रति क्या रवैया रहा? 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद में जो भी भू स्वामी थे, यानी जिनका जमीन पर मालिकाना हक होता था या जमींदार होते थे, उनके प्रति मित्रवत व्यवहार जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। और जमींदारों या भूस्वामियों के प्रति इस मित्रवत व्यवहार का उद्देश्य क्या था? शिक्षित भारतीयों और किसानों की जो मांगे हैं, उनको कुचलना और अपने हितों की पूर्ति के लिए जमींदारों को अपना भक्त बनाना। ये जो है जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण था। सामाजिक सुधारों के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण कैसा रहा? सरकार का मानना था कि सुधारों के समर्थन से, यानी उस समय पर तत्कालीन समाज में, भारत में बहुत सारी कुरीतियां थीं, बहुत सारी जो आडंबर वगैरह थे वो व्याप्त थे। तो उन चीजों को सुधारने के लिए प्रयास जो है काफी सारे समाज सुधारकों के द्वारा लगातार किए जा रहे थे। और सरकार का इस संबंध में ये मानना था कि सुधारों के समर्थन से समाज का जो रूढ़िवादी वर्ग है, जो कि परिवर्तन नहीं चाहता है, उसके विरुद्ध हो जाएगा, यानी सरकार के विरुद्ध हो जाएगा। और इसलिए सरकार ने सुधारों से जो अपना सपोर्ट था या समर्थन था, वो वापस ले लिया। अविकसित सामाजिक सेवाएं, सेना, नागरिक प्रशासन और ब्रिटिश, क्योंकि युद्धों में लगा हुआ था, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लगातार ब्रिटेन युद्ध करता रहा। तो चाहे सेना की बात हो, चाहे नागरिक प्रशासन की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया गया। और इनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, इस वजह से जो भारतीय समाज के लिए जो सामाजिक सुविधाएं होती हैं, या एक सामान्य सुविधाओं की बात करें, तो उन सुविधाओं या सेवाओं की कहीं ना कहीं क्या की गई, उपेक्षा की गई। तो क्योंकि सारा का सारा जो पैसा था, वो इन चीज़ों में जो है सरकार के द्वारा लगा दिया गया था। श्रमिक विधानों की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण, जबकि भारतीय मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। 19th सेंचुरी में आप देखते हैं यूरोप में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। और इसके विपरीत जब भारतीय पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, तो भारत में जो भी फैक्ट्रियां थीं, उनमें काम करने वाले जो मजदूर थे, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। ब्रिटेन के लंकाशायर के कपड़ा कारखानों के मालिकों के द्वारा भारत में श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए सबसे पहले आवाज उठाई गई। और ये आवाज जो भारतीय श्रमिकों की दशा को सुधार करने के लिए उठाई गई थी, इसी के फलस्वरूप 1875 में एक जांच आयोग और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम जो है वो सरकार के द्वारा लाया गया।
इस पहले कारखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कभी-कभी। तो प्रथम कारखाना अधिनियम था, इसमें क्या-क्या प्रावधान थे? ये एक जो प्रमुख रूप से जो कारखाना अधिनियम लाया गया था, ये बाल श्रमिकों की जो भी स्थिति थी उसको लेकर के था। तो बाल श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया और बाल श्रमिकों का जो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, 7 से लेकर के 12 वर्ष की आयु के जो भी बाल श्रमिक हैं उनको लेकर के, उनकी स्थिति को लेकर के या उनकी स्थिति में सुधार को लेकर के ये पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसमें क्या कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, वो काम नहीं कर सकेंगे, यानी उनके काम करने पर रोक लगा दी गई और काम करने की जो अवधि थी, यानी जो वर्किंग आवर्स थे, कार्यावधि जो थी, वो अधिकतम 9 घंटे निर्धारित की गई। 1 महीने में कम से कम 4 अवकाश इनको दिए जाएँ, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया और जो भी भारी मशीनें फैक्ट्रियों में लगाई गई थीं या उन भारी मशीनों से इन बच्चों को या बाल श्रमिकों को जो खतरा हो सकता था, उससे सुरक्षा के लिए उपाय किए गए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 इसके बाद में आता है, इसके 10 साल बाद। इसमें क्या किया गया? इसमें काम के लिए न्यूनतम आयु 9 वर्ष निर्धारित की गई। जैसा कि आपने पहले कारखाना अधिनियम में देखा था, 7 साल से कम के बच्चों को काम करने की मनाही थी। यानी जिस बच्चे की उम्र 7 साल है, 7 साल से ऊपर का जो बच्चा है, वो ही फैक्ट्रियों में काम कर सकता था। इस आयु सीमा को कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। काम करने के लिए न्यूनतम आयु जो क्राइटेरिया था मिनिमम एज का, 9 से 14 वर्ष रखा गया। बच्चों के लिए कार्यावधि अधिकतम 7 घंटे कर दी गई। पहले कारखाना अधिनियम में ये जो वर्किंग आवर्स थे वो 9 घंटे हुआ करते थे कि मैक्सिमम 9 घंटे तक इनसे काम करवाया जा सकता है और भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा ये जो कार्यावधि थी इसको 2 घंटे और कम कर दिया गया। 7 घंटे की अवधि यहाँ पे निर्धारित की गई। महिलाओं के लिए कार्यावधि 11 घंटे और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जो स्थिति थी वो हमेशा दयनीय ही रही, क्योंकि पुरुषों के लिए काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, अनिश्चित थे। और ये जो भारतीय कारखाना अधिनियम था, बाकी तो सभी जो भी कार्य क्षेत्र थे वहाँ पे लागू किया गया, लेकिन खास करके चाय और कहवा बागानों की जो बात की जाए तो उसमें इसको लागू नहीं किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा अलोकप्रिय भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लाया गया, जिसको आप वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। रंग भेद की नीति तो हमेशा से ही अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के प्रति अपनाई। इन्होंने प्रजातीय सर्वोच्चता के विचार का पालन किया। मतलब प्रजातीय सर्वोच्चता का विचार आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटिश प्रजाति है या जो वाइट चमड़ी वाले लोग हैं, गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, वे प्रजातीय रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं और भारतीय जो है प्रजातीय रूप से हीन है। ठीक है, तो खुद को जो अंग्रेज थे वो प्रजातीय रूप से सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और इस संबंध में एक वक्तव्य है लॉर्ड एल्गिन का। जिसने कहा था कि हम भारत पर इसलिए शासन कर सके क्योंकि हम श्रेष्ठ नस्ल के थे। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। 1765 में पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं इसको किस तरीके से ये चीजें लागू हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। हम पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है वो प्रदान कर दिए गए थे। 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था जो थी उसी को लागू या जारी रखा और बाद के वर्षों में भू राजस्व को अधिकाधिक धन प्राप्ति का स्रोत बनाया। क्लाइव और उसके उत्तराधिकारियों के समय तक भू राजस्व की जो वसूली की जाती थी वो बिचौलियों के द्वारा की जाती थी। बिचौलिए मतलब जो भी जमींदार होते थे या जो ठेकेदार होते थे जिनको भू राजस्व वसूलने का ठेका सरकार के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो उनके द्वारा ये भू राजस्व वसूला जाता था। लेकिन बाद में कर के निर्धारण को लेकर के या कर की वसूली कौन करेगा इसको लेकर के बंदोबस्त जो है वो सरकार के द्वारा लाए गए। इस संबंध में सबसे पहला जो बंदोबस्त आता है वो है इजारेदारी प्रथा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है इस प्रथा को स्टार्ट किया था। ठीक है, इजारेदारी प्रथा की विशेषताएं क्या थी? इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, यानी
जो भी ज़मीनें होती थी जिनसे लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था, भू राजस्व वसूला जाता था, तो उसका एक क्या होता था, ऑक्शन होता था। उसमें बोली लगाई जाती थी और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, उसी को भू राजस्व वसूलने का ठेका दे दिया जाता था। हालाँकि इसके 5 साल बाद 1772 के 5 साल बाद यानी 1777 में जो ठेके की अवधि थी, उसको घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया, ठीक है? और ये 1 वर्ष इसलिए किया गया क्योंकि स्टार्टिंग में इजारेदारी प्रथा में 5 वर्ष के लिए ठेका जो है वो दिया जाता था और 5 वर्ष तक जो कर निर्धारित कर दिया जाता था या जिस रेट के हिसाब से जो रेवेन्यू है वो वसूला जाना है, उसमें सरकार 5 साल तक कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से सरकार ने इसको जो इसकी अवधि थी इसको घटा करके 1 साल कर दिया ताकि वो स्थिति को देखते हुए या समय को देखते हुए जो कर की वसूली है या कर की जो दर है उसमें परिवर्तन कर सके। दोष क्या थे इजारेदारी प्रथा के? भू राजस्व की दर और वसूल की गई राशि में प्रतिवर्ष परिवर्तन जो है अब यहाँ से किया जाने लगा। यानी 1777 में जब ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई तो उसके बाद में क्या हुआ, हर साल जो भू राजस्व की दर थी वो बदल दी जाती थी। ठेकेदारों का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व था और इस वजह से भूमि सुधार में उन्होंने कोई भी रुचि नहीं दिखाई। यानी जो ठेकेदार थे, जो बोली लगा करके भूमि से राजस्व वसूलने का ठेका लेते थे, उनका कोई भी अधिकार नहीं था, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक नहीं था ज़मीन पे। तो इस वजह से उन्होंने ज़मीन की सुधार के लिए या भूमि सुधार के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। यानी अब जब तक अपनी चीज़ नहीं होती, आदमी उसमें सुधार की कोशिश नहीं करता है। स्थायी बंदोबस्त इसके बाद में आता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1786 में क्या हुआ कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के भारत आया और 1790 में इसने वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों के साथ में एक स्थायी समझौता किया और इसी को हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इस स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी के नाम है। इसमें क्या किया गया, ये जो समझौता किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारों के साथ में, ये 10 वर्ष के लिए किया गया, ठीक है? और 22 मार्च 1793 को इसको क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया, स्टेबल कर दिया गया। ये जो स्थायी बंदोबस्त था या जमींदारी व्यवस्था थी, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का जो बनारस प्रखंड था, उत्तरी कर्नाटक और भारत के लगभग 19% हिस्से पर लागू की गई। विशेषताएं देखते हैं इसकी क्या थी। इसमें जो जमींदार होते थे उनको भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, यानी जमींदार भूमि के स्थायी मालिक हो गए और उनको ये जो अधिकार दिए गए थे मालिकाना हक, ये पैतृक और हस्तांतरणीय थे। यानी इनके बाद में इनका जो भी पुत्र होता था या इनकी जो भी औलाद होती थी, उसका भूमि पर ऑटोमेटिक मालिकाना हक हो जाता था और ये अपने सुविधा के आधार पर जो भी मालिकाना हक था उसको ट्रांसफर भी कर सकते थे। यानी ये जिस किसी को भी उस भूमि का मालिकाना हक देना चाहें उसको हस्तांतरित उसको कर सकते थे। किसानों को रैयतों का नीचा दर्जा जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया और सरकार का किसानों से कोई भी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा। यानी जो व्यवस्था थी भू राजस्व की वसूली की, सरकार ने डायरेक्ट किससे संपर्क किया, जमींदारों से, और जमींदारों को निश्चित कर दिया कि हमको इतना राजस्व आपसे चाहिए ही चाहिए। अब उसमें क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो जितना राजस्व कंपनी को चाहिए या सरकार को चाहिए वो तो वसूलते ही थे और कभी-कभी उससे ज़्यादा जो राजस्व था उसकी वसूली भी करते थे जिसको वो अपने पास रखते थे। तो कहीं न कहीं किसानों का शोषण जो है वो इस व्यवस्था के कारण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। भू राजस्व की दर क्या रही थी? जमींदारों द्वारा 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग स्वयं जो है जमींदार रखते थे। जमींदारों को तय की गई रकम से अधिक वसूली करने का अधिकार भी इस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया था। उद्देश्य क्या था इस व्यवस्था का? कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी जमींदारों का एक ऐसा समूह तैयार करना जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके और कंपनी की आय में वृद्धि हो सके। इस उद्देश्य से ये बंदोबस्त लाया गया था। अब इसके लाभ और हानियों की तरफ थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। तो लाभ तो देखिए किसानों को तो इससे कोई लाभ हुआ नहीं। ज़्यादातर जो लाभ हुआ इससे वो या तो ज़मींदारों को हुआ या सरकार को हुआ। तो ज़मींदारों या सरकार को क्या लाभ हुए? ज़मींदार इससे समृद्ध होते चले गए। सरकार को अपने हितों के पोषण के लिए एक वर्ग मिल गया।
अंग्रेज भक्त एक जमींदार वर्ग जो है वो अंग्रेजों को यहाँ से मिल जाता है। सरकारी आय में बहुत ज़्यादा यहाँ से वृद्धि होती है और एक निश्चित आय से सरकार को बजट तैयार करने में भी आसानी होती है, क्योंकि जमींदारों को फिक्स कर दिया गया था कि जमींदारों से सरकार को इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जो रेवेन्यू था सरकार के लिए वो फिक्स था, तो इस वजह से जो भी बजट तैयार करना होता था सरकार को अपने लिए, उसको तैयार करने में उनको हेल्प मिली। हानियां क्या रही? किसानों के भूमि संबंधी एवं परंपरागत जो अधिकार थे वो छीन लिए गए, क्योंकि भूमि का मालिकाना हक किसको दे दिया गया? जमींदारों को दे दिया गया। जो कुछ उदार जमींदार थे, मतलब जिनमें थोड़ी बहुत मानवता की भावना थी, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई और जमींदारों के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार की मदद की गई, क्योंकि जमींदार सरकार की मदद से अपने हितों की प्रतिपूर्ति कर रहे थे, उनकी समृद्धि हो रही थी, वो ज़्यादा पैसा किसानों से वसूल रहे थे, इस वजह से वो सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। तो जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उसमें कहीं न कहीं जमींदारों का जो रवैया था, वो कैसा रहा? तटस्थ रहा, उन्होंने भारतीय लोगों का साथ नहीं दिया। प्रतिवर्ष राजस्व दर तय करने एवं ठेके देने के झंझट से सरकार को मुक्ति मिल गई। कर्मचारियों की लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, यानी पहले जो राजस्व वसूली का काम करते थे या लगान वसूली का काम करते थे वो अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज कर्मचारी करते थे। अब वो इस काम से बिल्कुल अलग हो गए, उनको इस काम से मुक्ति मिल गई। तो इससे क्या हुआ? सरकार का जो प्रशासनिक व्यय था उसमें कमी आई। पहले इस काम के लिए जो अंग्रेज कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, उनको सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, तो कहीं न कहीं ये खर्चा जो था सरकार का यहाँ से कम हुआ। और हानियों में देखते हैं तो कहीं न कहीं जो शोषण हुआ किसानों का, उससे आगे के समय में आपने देखा था, जैसे हम पिछले क्लासेस में चर्चा भी कर चुके हैं, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए। तो इन कृषक आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि थी, इसका जो बैकग्राउंड था, वो यहीं से तैयार हुआ। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन में वृद्धि से किसको लाभ हुआ? जमींदारों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है? तो ये थी स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था। इसके बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था का जो है सूत्रपात किया गया। टॉमस मुनरो मद्रास का तत्कालीन गवर्नर था। 1820 से 27 तक ये जो है मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको जो दोष थे, कमियां थी, उनको दूर करना। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं बिचौलियों की समाप्ति करना। क्षेत्र की बात करें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ-कहाँ लागू की गई, तो मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में इसको लागू किया गया। और अगर भू क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। बम्बई का तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन, उसके द्वारा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई में लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जैसा कि आपने देखा था कि सरकार का किसानों से कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। बिचौलियों से ही सरकार जो है वो पैसा लेती थी और बिचौली जो किसान थे उनसे जो है राजस्व की वसूली करते थे। अब इसमें परिवर्तन किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें सरकार ने किसानों के साथ सीधा बंदोबस्त या सीधा संपर्क बनाने का प्रयास किया और जो मालिकाना हक स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को दिए गए थे और यहाँ पर क्या किया गया? किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की गई, यानी जमीन का मालिकाना हक किसको दे दिया गया? किसानों को दे दिया गया। भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर न करके क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? उपज जो होती थी, जमीन में जो भी फसल उगाई जाती थी, उसके आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। और यहाँ पे किया गया उपज के आधार पर, बिल्कुल यहाँ से जो चीजें थी उनको समाप्त करके भूमि का जितना क्षेत्रफल है, यानी उपज कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, या उपज बिल्कुल नहीं हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। भूमि का जितना क्षेत्रफल है उसके आधार पर राजस्व की दर का निर्धारण किया गया। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं रही, क्योंकि इसमें जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। यानी बीच का जो पैसा जमींदारों के द्वारा लिया जा रहा था, उस पैसे को भी कहीं न कहीं अपने खाते में लाने के लिए सरकार ने डायरेक्टली किसानों के साथ में यहाँ पे संपर्क किया। अगर कोई भी प्राकृतिक विपदा आ जाती थी या कोई ऐसी स्थिति हो जाती थी, अकाल वगैरह, या खेत में फसल ठीक तरीके से नहीं हुई, उस स्थिति में लगान अदा न कर पाने पर किसान को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। यानी अगर किसान लगान की राशि जो होती थी या राजस्व की जो राशि होती थी उसको अदा करने में अगर असमर्थ रहते थे, तो जमीन पर जो उनका अधिकार था वो छीन लिया जाता था। इसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में महालवाड़ी पद्धति लागू की जाती है मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब के क्षेत्र में। और
भूमि के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 30% भूभाग पर ये लागू की गई। इसमें लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया गया और लगान न देने की स्थिति में मुखिया या जो महाल प्रमुख होता था उसको भूमि से बेदखल करने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है। महाल यहाँ पर जो शब्द यूज किया जा रहा है वो संपूर्ण गांव के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है। दोष क्या थे? जो महाल या गांव का मुखिया या जो प्रधान होता था उसको अधिक शक्तिशाली इस महालवाड़ी पद्धति के द्वारा बना दिया गया और सरकार और किसानों के बीच में जो संबंध हुआ करते थे वो बिल्कुल यहाँ से समाप्त हो गए। ठीक है। तो ये भू राजस्व से जुड़ी हुई नीतियां थी। अब इसके बाद में भारत में अंग्रेजों की सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के बारे में चर्चा करते हैं। 1813 तक अंग्रेजों ने इस मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कोई भी तरह का इंटरफियर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में नहीं किया गया। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के क्रम में 1813 के बाद अंग्रेजों ने इसमें परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाने प्रारंभ कर दिए। यानी अब अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि थी उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। औद्योगिक क्रांति जब होती है ब्रिटेन में तो उससे मशीनी युग और पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होता है और ब्रिटेन के द्वारा भारत को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करने और ब्रिटेन में जो सामान बनाया जाता था उस सामान की खपत को भारत में करने की आवश्यकता को महसूस किया जाता है। नई विचारधाराओं, नई मान्यताओं और शिष्टाचार के तरीकों का जन्म होता है। एक तरीके से कह सकते हैं लोगों में बौद्धिक क्रांति आती है और फ्रांसीसी क्रांति के जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश था उसने पूरे विश्व में लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की भावना के विकास को बल देने का काम किया। दोनों नए विचार उठ रहे थे, चाहे वो नई विचारधाराएं हों, नई मान्यताएं हों, नए शिष्टाचार के तरीके हों। तो उनकी विशेषताएं क्या थीं? उनमें तर्क की भावना थी, उनमें मानवतावाद की भावना थी, उनमें विकास के सिद्धांतों के बारे में बात की गई थी। तर्कवाद क्या है? तर्कवाद किसी वस्तु के संबंध में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं तो प्रमाण के साथ में उस चीज को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करना, वो तर्कवाद होता है। मानवतावाद मतलब मानवता से या मानव विशेष से प्रेम करने की वकालत इस सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। और विकास का सिद्धांत क्या था कि कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है, हर चीज में परिवर्तन किया जा सकता है और समय के साथ प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आ जाता है। तो ये विचारधाराएं या सिद्धांत क्या थे जिनका जन्म जो है विचारों के नए प्रवाह के फलस्वरूप जो जन्म हुआ था, उनको देखते हैं हम। तो जैसे रूढ़िवादी विचारधारा हो गई या संरक्षणवादी साम्राज्यवादी विचारधारा हो गई या मौलिकतावादी विचारधारा हो गई, ये क्या थी इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा की बात करें तो ये परंपरागत व्यवस्था के पक्षधर थे। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है कि जो प्रथाएं या जो रीतियां या जो कस्टम्स पुराने टाइम से एक लंबे समय से चली आ रही हैं, ये उनमें परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ठीक है। यानी जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है वो ऐसे ही चलती रहे। ठीक है। तो या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो समाज के ढर्रे में परिवर्तन नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ बहुत ही नगण्य या नेग्लिजिबल परिवर्तनों की वकालत इनके द्वारा की गई। इस विचारधारा के चिंतक भारतीय दर्शन और सभ्यता को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसमें वारेन हेस्टिंग्स, एडमंड बर्ग, मुनरो, मेटकॉफ और एल्फिंस्टन के नाम जो है वो प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। यानी भारतीय समाज का जो ढांचा था, भारत में जो भी प्रथाएं थीं, भारत की जो भी रीतियां थीं, ये जो रूढ़िवादी लोग थे वे नहीं चाहते थे कि इन चीजों में परिवर्तन हो। भारतीय समाज और संस्कृति जिस तरीके से चली आ रही है उसी तरीके से चलती रहे। इसके बाद में दूसरी जो विचारधारा थी वो थी संरक्षणवादी साम्राज्यवादी। ये विचारधारा वाले लोग क्या कहते थे कि भारतीय समाज और सभ्यता ठीक नहीं है और संरक्षणवादी और साम्राज्यवादी जो विचारधारा थी उसने भारतीय समाज और सभ्यता की तीव्र आलोचना करने का काम किया। भारत की राजनीतिक और आर्थिक दासता को जायज ठहराया, यानी भारत गुलाम था। भारत पर जो अंग्रेजों का शासन था उसके तर्क या उसके संबंध में जो तर्क इनके द्वारा दिया गया वो दिया गया कि भारतीय जो लोग हैं या भारतीय नस्ल जो है वो इसी लायक है, ये दासता के ही लायक है। मौलिकतावादी क्या थे? ये रूढ़िवादियों और साम्राज्यवादियों के दृष्टिकोण से असहमति रखते थे। जो दोनों दृष्टिकोण आपने ऊपर देखे, चाहे रूढ़िवादी हो चाहे संरक्षणवादी साम्राज्यवादी हो,
इन दोनों दृष्टिकोणों से मौलिकतावादी असहमति रखते थे। भारतीय परिस्थितियों में उन्नत मानवतावादी और तर्कवादी विचारों के अनुप्रयोग की वकालत मौलिकतावादी सिद्धांत के अंतर्गत दी गई। सरकार के सम्मुख असमंजस की स्थिति। सरकार भयभीत थी कि भारत के बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण से या मॉडर्नाइजेशन से ब्रिटिश हितों का नुकसान हो सकता है। अतः उसने उपनिवेशवादी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। अब इस टर्म को समझिए। उपनिवेशवादी आधुनिकीकरण यानी दिखाने को ये दिखाया गया कि जो परिवर्तन किए जा रहे हैं या जो सुविधाएं स्टार्ट की जा रही हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो भारतीयों के मॉडर्नाइजेशन के लिए हैं, लेकिन उसमें भारतीयों के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। चाहे हम जैसे रेलवे के विकास की बात करें, चाहे हम संचार के साधनों की विकास करें, चाहे हम सड़कों के विकास की बात करें, तो ये भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए चालू नहीं किए गए थे। इनमें इनको स्टार्ट करने का या इनमें सुधार करने का या इनको आगे बढ़ाने का जो पर्पस था ब्रिटिश सरकार का, वो अपने औपनिवेशिक हितों की प्रतिपूर्ति के लिए था। इसी को बोलते हैं उपनिवेशवादी आधुनिकीकरण। तो ये प्रक्रिया जो है सरकार ने चालू की। ईसाई मिशनरियों की भूमिका क्या रही? ईसाई धर्म के प्रचार से भारतीयों की अपने धर्म के प्रति आस्था को विनष्ट करने का प्रयास जो है इन मिशनरियों या धर्म प्रचारकों के द्वारा किया गया। मिशनरियों ने मौलिकतावादियों यानी जिनको हम रेडिकल्स कहते हैं अंग्रेजी में, इनका समर्थन किया, क्योंकि इनका विचार था, मिशनरियों का विचार था कि रेडिकल्स के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक अप्रोच जो इनकी है, इससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का क्षय होगा या भारतीय सभ्यता और संस्कृति विनष्ट होगी। साम्राज्यवादियों का समर्थन, स्वहितों की प्रतिपूर्ति के लिए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का अनुकूलन, इन मिशनरियों को जो है इसकी जरूरत थी कि ये अपने हितों की प्रतिपूर्ति में तभी सफल हो सकते हैं जब जो भारत का कानून है या यहाँ की जो व्यवस्था है वो इनके अनुरूप हो। इसी वजह से इन्होंने साम्राज्यवादियों का समर्थन किया। ब्रिटिश व्यवसायियों और पूंजीपातियों के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया, क्योंकि ये ऐसा मानते थे, जो ब्रिटिश व्यवसायी थे या पूंजीपति थे, कि भारत में अगर पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार होगा, भारत में अगर ईसाइयत का प्रचार होगा, तो जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इनकी खपत में वृद्धि होगी। यानी जैसे भारतीय लोग जो है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएंगे या पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होंगे, तो वो पाश्चात्य वस्तुओं से भी प्रभावित होंगे और उनको कहीं ना कहीं क्या होगा, इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होगी और इसके प्रतिफल के रूप में जो ब्रिटिश व्यवसायी हैं या पूंजीपति हैं उनको आर्थिक लाभ होगा। भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या रही? रियासतों के प्रति ब्रिटेन ने दो चरणीय नीति अपनाई। पहली, कि साम्राज्य की रक्षा के लिए रियासतों से संबंधों की स्थापना और उनका उपयोग करना, और दूसरा, रियासतों को पूर्णतया साम्राज्य के अधीन कर लेना। ये दो तरह की पॉलिसीज जो थी वो अंग्रेजों की थी। सरकार ने 1857 के विद्रोह के समय जो विलय की नीति अपनाई थी वो त्याग दी थी। रियासतों को उनकी क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी गई। सरकार ने रियासतों के द्वारा किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार का सम्मान करने की घोषणा की। ये कुछ परिवर्तन थे जो पहले नहीं थे। सरकार पहले इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, यानी उसका काम था कि रियासतों का विलय किया जाए, रियासतों को कहीं ना कहीं रियासतों के जो भी आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप किया जाए, और रियासतों को कोई भी उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार भी सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद में इन चीजों में परिवर्तन हुए। 1876 में रॉयल टाइटल्स नामक एक अधिनियम आया। ये महारानी विक्टोरिया के द्वारा लाया गया, और इसमें देसी रियासतों सहित जितने भी ब्रिटिश प्रदेश थे, भारतीय यानी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, उन पर केसर ए हिंद या भारत की साम्राज्य की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा धारण की गई। यानी इसके द्वारा हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो भी देसी रियासतों की बात की जाए या उन सभी क्षेत्रों की बात की जाए जिन पर ब्रिटिश आधिपत्य था, उन पर जो शासन है वो किसका रहेगा? महारानी विक्टोरिया का रहेगा, और वो भारत की साम्राज्ञी जो है वो मानी जाएंगी, भारत की रानी मानी जाएंगी। ठीक है। रजवाड़ों को ताज के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए निर्देशित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जारी रखा। जैसा कि आपने पूर्व की क्लासेस में देखा है कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारतीय जो राजा होते थे या उनका जो भी रियासत होती थी उसमें अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे, जो कहीं ना कहीं उस राज्य की आंतरिक जो भी व्यवस्था थी उसमें समय समय पर इंटरफेयर करता रहता था। राज्यों में आधुनिक ढंग से विकास किया गया, जैसे संचार,
रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, नहरें, पोस्ट ऑफिस इन सभी चीज़ों का विकास हुआ। लेकिन इन सभी चीज़ों का विकास भारतीय लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं किया गया। इन सभी चीज़ों का विकास किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा ताकि वे राष्ट्रवाद के उदय को रोक सकें, लोकतांत्रिक भावनाओं के प्रसार को रोक सकें। इन सभी उद्देश्यों के लिए संचार, रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, नहरें और पोस्ट ऑफिस का विकास किया गया। भारत में ब्रिटिश विदेश नीति। हालाँकि ये जो ब्रिटिश विदेश नीति वाला जो टॉपिक है, इसको हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। बहुत विस्तार से हमने इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है? तो यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षेप में इन चीज़ों को देखेंगे। विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति में सबसे प्रमुख जो एक यानी हम एक लाइन में इसको कहना चाहें तो इसका मेन पर्पस था जो साम्राज्यवादी हित थे उनका संरक्षण करना और इस साम्राज्यवादी हितों के संरक्षण की पूर्ति के लिए अ, हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रिटेन का पड़ोसी देशों से विवाद भी हुआ। यानी भारत के जो भी पड़ोसी देश थे, उनसे विवाद भी हुआ। प्रत्येक देश के साथ में या प्रत्येक भारतीय पड़ोसी देश के साथ में अंग्रेज़ों के संबंध कैसे रहे, इसके बारे में इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक आया था। उस पर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। तो पड़ोसी देशों से जो विवाद हुआ, उसका कारण क्या था कि संचार के आधुनिक साधनों के प्रयोग ने भारत को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि वह एशिया और अफ्रीका में अपने साम्राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ब्रिटेन के आर्थिक हितों का विस्तार करे और अन्य प्रतिद्वंदी साम्राज्यवादी शक्तियों से अपने उपनिवेशों की रक्षा करे। इस तरह की नीतियां विदेश नीतियां जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गईं। अंग्रेजों ने भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन सभी कार्यों से ब्रिटेन के स्वार्थों की पूर्ति और भारतीय धन का अंधाधुंध व्यय जो है वो किया गया। ठीक है? तो ये हो गया आज का क्लास। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और क्लास अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।